लॉज ऑफ मोशन में चलते हैं, है ना। लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन में शुरुआत होती है न्यूटन्स लॉज से। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, देन सेकंड लॉ, एंड देन दिस इज थर्ड लॉ। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ होता है फर्स्ट लॉ सिर्फ फोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि फोर्स कैसा होता है ना। एक्चुअली सही मायने में बात करें तो फोर्स की डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट लॉ से आती है। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स एज वेल एज इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट का मतलब सब काट पीट के, बैलेंसिंग एलेंसिंग सब करा के, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो वो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती रहेगी, या रेस्ट पर बनी रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने का मतलब उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, ना डायरेक्शन चेंज होना और ना कभी भी उसका मैग्नीट्यूड यानी स्पीड बढ़े या घटे, कुछ नहीं हो सकता। अगर चल रही तो यूनिफॉर्मली जाती रहेगी, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। कब? अगर एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर ये जीरो है नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन करेगी, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर ये नहीं है ऐसा तो फिर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी। सीधे से मतलब है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और नहीं होगा तो वैसा होगा, है ना। तो यहां साफ साफ ये पता चल रहा है कि इंटरनल फोर्सेस के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण कभी भी बॉडी अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि यहाँ दो वर्ड्स खास हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? एक्सटर्नल होना चाहिए फोर्स, बाहर से लगा होना चाहिए, उस बॉडी के बाहर से लगा होना चाहिए, है ना। मतलब बाहर, उस बॉडी के बाहर से कोई दूसरी बॉडी है वो उस पर लगा रही हो, है ना, उसको एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे हम। ठीक है, फिर वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कुछ बचना चाहिए, यानी तमाम, अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं तो दाएं बाएं सब काटापीटी करने के बाद कुछ बचना चाहिए, उसको कहेंगे हम नेट फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर सकती। स्टेट दो प्रकार की होती है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना, उसको नहीं चेंज कर सकती। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसा काम होगा। ठीक है, अब यहां से दो बातें कि ऐसा क्यों है कि जब बॉडी पे फोर्स ही लगाना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा इस बात के लिए कि वो अपनी स्टेट को चेंज करे। इससे आती है एक डेफिनेशन इनर्शिया की, कि भाई ऐसा इस कारण से क्योंकि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को नहीं चेंज करना चाहती। ठीक है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनसाइड अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर छुपा हुआ वो गुण, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अंदर का गुण, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी by virtue of which the body shows अनविलिंगनेस, यानी कोई इच्छा ही नहीं होती बॉडी की अपने आप अपनी स्टेट को चेंज करने की। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ आप का इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये इनर्शिया एंड फोर्स, इनर्शिया एंड फोर्स, दो चीजों को डिफाइन करता है, इनर्शिया एंड फोर्स। फिर इनर्शिया आगे जाके तीन प्रकार का होता है, ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन एंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना। तो इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का के एक्सप्लेनेशन में हमें यह मिलता है, बताया जाता है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी के पास, हर बॉडी के पास रहती है, उनके अंदर छिपा हुआ एक गुण होता है जिसके कारण वो अपनी स्टेट को, वो रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है, उसको अपने आप नहीं चेंज करना चाहती। यानी आपको बाहर से कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी तब चेंज होगा, और वो कलाकारी है एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से होगा वो फोर्स है, और वो नेट अनबैलेंस होना चाहिए, बैलेंस नहीं होना चाहिए। आपने 10-10 न्यूटन बाहर से लगा दिए दोनों, यानी किसी बॉडी में, जैसे ही मैं नेट की बात बताऊं तो किसी बॉडी में आपने 10 न्यूटन इधर लगा दिया, 10 न्यूटन इधर लगा दिया, तो ये तो बैलेंस हो गया ना, इसका नेट तो जीरो हो गया। ऐसी स्थिति में ये बॉडी अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर सकती, यानी रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में। ये है आपका, इसका बाहर से लगा तो है फोर्स,
दो लोग खींच रहे हैं इस बॉडी को, लेकिन उसका नेट कितना है उस फोर्स का, दोनों फोर्स का 0, क्योंकि एक दाएं एक बाएं, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो दाएं और बाएं को, एक को पॉजिटिव लेंगे एक को नेगेटिव लेंगे और ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। आया समझ में? ऐसा ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए इधर के फोर्स को मैं 210 न्यूटन कर देता हूं, अब हो गया क्या, बाहर से फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, 210 का एक तरफ 10 का एक तरफ, तो नेट कितना बचा बाहर से लगने वाला फोर्स, 200 न्यूटन बचाना। ये बॉडी कंफर्म है कि इस तरफ एक्सेलरेशन से जाएगी, ठीक है। अब ये बात आती है सेकंड लॉ से कि भाई जब नेट फोर्स होता है, यानी पहला लॉ, फर्स्ट लॉ जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसा होने पर ऐसा, कई अच्छा बहुत छोटा सा लॉ है लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे गया वो, क्या इंटरनल फोर्सेस के कारण कुछ नहीं हो सकता। इंटरनल फोर्स जैसे मैं बताऊं आपको, हर बॉडी के अंदर आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी, कोई सी बॉडी ले लो, कोई सी, ये एक बॉडी, आपको मालूम है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ढेर सारे भरे पड़े हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस माइनस के चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसके वो इंटरनल है, लेकिन उस बॉडी के अंदर के खुद के पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इसके हैं वो तो इसके खुद के हैं ना, तो वो लोग जो आप फोर्स लगाए, बहुत सारे फोर्सेस हैं इस बॉडी के अंदर, बहुत सारे, लेकिन वो सारे के सारे इंटरनल है, उनके कारण ये बॉडी नहीं अपनी स्टेट को चेंज कर सकती। तो फोर्सेस तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन ये उनके कारण अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर सकती, बाहर से लगाना पड़ेगा फोर्स, और फिर उसके बाद वो फोर्स बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो कुछ बचा हुआ होना चाहिए, नेट होना चाहिए। आ गई बात समझ में? पहला लॉ आपको सिर्फ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण कभी स्टेट चेंज नहीं हो सकती, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हो सकती है, और वो एक्सटर्नल फोर्सेस भी अनबैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। अगर एक ही फोर्स है तो फिर वो अनबैलेंस ही होगा। हाँ, मैं जो नेट की बात कर रहा हूँ, 2 4 6 फोर्सेस लगे हुए हैं, तो उनमें सब काटापीटी करने के बाद, बैलेंसिंग कराने के बाद कुछ ना कुछ बचना चाहिए, तब जाकर स्टेट चेंज होगी। ओके, ये फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद अगर बात करें तो सेकंड लॉ में आते हैं। अब जब अनबैलेंस फोर्स है अगर वहां पर, तो न्यूटन सेकंड लॉ, यानी ये दिस इज एक्चुअली ट्रू लॉ ऑफ मोशन, दिस इज ट्रू लॉ ऑफ मोशन। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्या विच लॉ इज सेड एज ट्रू लॉ ऑफ मोशन, दिस सेकंड लॉ, बिकॉज फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों इससे डिराइव हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला देता है ना, ये बोलता है कि जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा हुआ है ना, वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बॉडी के मोमेंटम, एमवी मोमेंटम होता है, और डेल्टा लगा दिया ना चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा टी का डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। बोले एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो लगा होगा वो इस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये मैं अगले पेज में डिस्कस करता हूं ना, यहाँ जगह कम है, अगले पेज में डिस्कस करता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला देता है आपको, ठीक है, यहीं से फोर्स का यूनिट बन जाता है। यानी फोर्स के यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, ये केजी है, ये मीटर पर सेकंड है, और ये सेकंड है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, सिंबॉलिकली उसको कैपिटल एन लिखा जाता है, या पूरा लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। फोर्स का एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है, वो मैं भी आगे चलकर बताता हूं, है ना। ये ऐसा यूनिट हो गया, मैंने अभी आपको ऐसा यूनिट बता दिया। ओके, क्लियर। चलिए अब आते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ फोर्स की एक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है ना, एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि फोर्स कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फोर्स कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी हमेशा उसके लिए पेयर होगा, है ना। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, और उस पेयर ऑफ फोर्सेस में से एक को एक्शन कहते हैं और एक को रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हमेशा फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। यानी इसी को पूरे स्टेटमेंट में बोले तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, और ये एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस होते हैं। तो जब भी कोई एक्शन होगा, यानी फोर्स आप सोचो कहीं आपने लगाया, तो उसका रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा, वो एक दूसरा फोर्स और होगा। हाँ, ये और बात है, ये दोनों लोग अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, यानी इसलिए दोनों का टोटल 0 नहीं होता। जैसे ये वाला अभी मैंने एक ब्लॉक बनाया था ना, यहाँ पर उस ब्लॉक पे 10 न्यूटन इधर लगा था, 10 न्यूटन इधर लगा था, तो उसका टोटल 0 था। लेकिन ये जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं, ये दो अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। अगर आप आपके घर मतलब कमरे में जहां बैठे हो आसपास एक दीवार है, दीवार में जाके मुक्का मारोगे, है ना, तो दीवार को जो फोर्स लगा, अगर हम उसको एक्शन कहते हैं, किसी को भी बोल सकते हो आप एक्शन है, क्योंकि दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, एक ही समय पर काम करते हैं,
है ना, आगे पीछे नहीं। तो इनमें से किसी को भी आप एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो। तो आपके मुक्के ने जो दीवार पर हरकत करी वो एक्शन कहलाएगा। अगर तो आपके यहां पर जो चोट लगेगी वो रिएक्शन के कारण लगी, या ये एक्शन कह लो तो वो रिएक्शन कह लो, किसी को भी कुछ कह सकते हो आप। तो अलग अलग बॉडीज पे एक फोर्स इस पर लगा है और दूसरा फोर्स दीवार पे लगा है, इसलिए टोटल जीरो, क्योंकि टोटल मैं इसका बोलूंगा कहां जीरो हुआ, इस पे दोनों लोग थोड़ी लगे, दीवार पे दोनों लोग थोड़ी लगे, इसलिए एक्शन रिएक्शन का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता। आया समझ में? इंडिविजुअली एक एक बॉडी के लिए अगर बात करें तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, किसी को भी आप एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो। इन दोनों का, ये दोनों एक ही साथ एक ही समय पर अलग अलग बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता। आगे ये बात समझ में? ये थर्ड लॉ आपकी इस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। हाँ, अब जैसे मैं इसकी बात करूं, न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूं, तो सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ ने जिसने फॉर्मूला दिया है उसने बोला है एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो डी एम वी बाई डी टी। डी एम वी बाई, आपको मैंने बताया डिफरेंशियल लेते समय कि किसी भी चेंज को आप डेल्टा लेके करते हो तो एवरेज आएगी वैल्यू, और डी डिफरेंशियल लेके करोगे रेट ऑफ चेंज को तो वो इंस्टेंट वाली वैल्यू दे देगा, इक्वेशंस में काम आएगा वो चीज एक ही है, रेट ऑफ चेंज ये भी है, रेट ऑफ चेंज वो भी है। ओके, तो डी एम वी बाई डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तीन तरीकों के सिस्टम्स होते हैं। अगर सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उसमें मास कांस्टेंट है थ्रू आउट, और 90% आपको जो सवाल मिलते हैं क्वेश्चन वो इसी प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते हो, डिफरेंशियल के बाहर, डिफरेंशियल आप सीख चुके हो, तो अंदर बचेगा डीवी बाई डी टी, और इसको आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर एक्सटर्नल लिखा नीचे नेट, एक ही बात है आपको समझा के आ रहा हूं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक फॉर्मूला बन जाता है जो 90% सवालों में आपके काम आता है। नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर आपको नेट फोर्स पता है तो मान के चलिए कि आपको एक्सेलरेशन पता है, क्योंकि मास बीच में जो बैठा हुआ है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो एक नंबर है, 5 किलो 10 किलो, वो इधर इंटू हो गया तो फोर्स मिल जाएगा, इधर आके फोर्स के नीचे बैठ जाएगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसा फोर्स होगा वैसा एक्सेलरेशन होगा, ये छोटा सा लॉ आपको ये बताता है। अगर फोर्स टाइम के साथ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, अगर फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ कम होगा, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। यानी ये दोनों नाम अलग अलग हैं, आपको ऐसा फीलिंग में होना चाहिए कि दोनों एक ही चीज है, बीच में तो मास बैठा है, स्केलर जैसी चीज, वो तो नंबर है, नंबर का इंटू इधर किया उधर, ये चीज एक्चुअली यहाँ पर दो जो रिलेट हो रही है वो फोर्स और एक्सेलरेशन है। आया समझ में? ये आपका ये वाला सिस्टम हो गया। दूसरी बात, अगर किसी सिस्टम में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे पानी का अगर एक पाइप ले लूं मैं, है ना, ऊपर सिंटेक्स की टंकी है और इसमें से पानी निकल रहा है बाहर की ओर, तो हमें या मतलब फायर ब्रिगेड, कहीं आग लग गई है, उसमें ज्यादा प्रेशर से निकलना पड़ता है, देना पड़ता है पानी, तो उस पाइप को पकड़ने वाले आदमियों को फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? पानी आगे की ओर जा रहा है ना, तो वो अगर एक्शन है तो रिएक्शन वो पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर लगता है, ठीक है, मोमेंटम आगे की ओर मास के फॉर्म में जा रहा है पीछे। अब लेकिन वहां चक्कर क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है पानी की, तो वैसे सिस्टम में जब फोर्स वगैरह निकालना हो तो आप इस वेलोसिटी को बाहर निकाल लेना इस वाले इक्वेशन से, तो जब फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल वो ऐसा हो जाएगा, वेलोसिटी बाहर, अंदर बचेगा डीएम बाई डी टी, यानी डीएम बाई डी टी यानी मास निकलने का रेट केजी पर सेकेंड, है ना, किलोग्राम पर सेकेंड, ये डीएम बाई डी टी। तो अगर आप वो पानी का जो केस है वहां से आप मास पर सेकंड निकालने में ध्यान देना कि कितना मास एक सेकंड में निकल रहा है उसमें, उससे पाइप में से पानी के फॉर्म में, उसके जरिए आपको फोर्स मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तीसरा सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो मास कांस्टेंट है और ना वेलोसिटी, जैसे रॉकेट। तो रॉकेट में क्या है, जलते रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसमें जो फ्यूल है वो कम होता जाता है, तो खाली जो होता जाता है ना पोर्शन, वो रॉकेट में से डिटैच करते जाते हैं, हम हटाते जाते हैं, ठीक है, जिससे कि काय को वजन लेके वहां ऊपर जाए, जब खाली हो गया डब्बा उसका कोई फ्यूल टैंक, उसको बाहर छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। तो इवन ना भी गिराए तो चलो, तो जो फ्यूल उसके अंदर का जल रहा है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो मास एक तो उसके अंदर का ही फ्यूल है, वो मास जलता जाता है तो मास कम होता जाता है रॉकेट का आपके, है ना, और वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाती है, ऊपर की ओर एक्सेलरेट होता है क्योंकि गैसेस निकलती हैं नीचे की ओर, तो रॉकेट को फोर्स ऊपर की ओर जाने को मिलता है, वही एक्शन और रिएक्शन का गेम।
तो फोर्स मिलता है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है, और मास भी कम होता जा रहा है क्योंकि उसी के अंदर फ्यूल भरा है, वही कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जब मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल होते हैं तो फिर आपको इसमें आप किसी भी कोई बाहर नहीं ले पाओगे, डिफरेंशियल है मालूम है आपको, दोनों वेरिएबल है। तो फिर आपके एफ एक्सटर्नल का फॉर्मूला हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, एफ एक्सटर्नल इन दैट केस विल बी इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। मेरे ख्याल से डिफरेंशियल आपका याद है, आपको मालूम है कि दोनों अगर वेरिएबल हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार एम इसको बाहर उसको अंदर प्लस उसको बाहर इसको अंदर। आई बात समझ में? तो न्यूटन का जो फॉर्मूला है बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है फोर्स, है ना, वहां से आपको ये सब मिलता है। और आपको भी लॉज ऑफ मोशन में मेनली जो काम करना है वो इस जगह पर का करना है, यानी एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, खत्म। अगर और मैंने बोला आपको, फिर से रिपीट करता हूं कि आप एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों को मतलब भाई भाई समझो कि वो जैसा, और मतलब ऐसा भाई समझो कि बिल्कुल दोनों ट्विंस हैं, एक ही जैसी हरकत करते हैं, एक ही जैसा काम करते हैं। आगे ये बात समझ में? वो मतलब जैसा फोर्स होगा वैसे ही एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों में से कोई भी एक चीज मिली तो आप मान के चलिए हम दूसरी चीज मिली मिलाई है अपने को। ओके, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम बात करते हैं फोर्सेस की कि फोर्स हमें मिलेंगे कहां। ठीक है, हमने मुक्का दीवार में खींच के मारा, फोर्स कहां मिलेंगे? तो फोर्स की अगर मैं बात करने निकलता हूं तो फोर्स में सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले कैटेगरी है कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स, ये फोर्स कांटेक्ट फोर्सेस है ना, ये वो फोर्सेस होते हैं दो बॉडीज के बीच में, भाई पेयर में होता है, एक बॉडी एक्शन लगाएगी दूसरी बॉडी रिएक्शन देगी उसका। ओके, तो दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट जरूरी है। अगर कांटेक्ट नहीं, संपर्क यानी ये फिजिकल कांटेक्ट जरूरी, फिजिकल कांटेक्ट यानी कि दूर से वाला संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। तो जब दो चीजें कांटेक्ट में रहेंगी और तब जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ये कैटेगरी है फोर्सेस की। जो आपने दीवार में खींच के मुक्का मारा, उस समय जो जब कांटेक्ट हुआ उसी समय चोट लगी ना आपको। जब मुक्का आपका दीवार की ओर जा रहा था, टकराया नहीं था, जा रहा, उस समय थोड़ी चोट लगी आपको, जब टच हुआ तभी ना चोट लगी। कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, जो फोर्स लगा उस दौरान वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, क्योंकि कांटेक्ट होते समय ही लगा है, उसके न पहले न एक मूवमेंट बाद। ओके, तो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं एक कैटेगरी। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर मेनली ये दो फोर्सेस आते हैं। एक तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, लेकिन चूंकि क्या होता है कि भाई दीवार का तो दिमाग नहीं खराब हुआ था कि वो हमें मुक्का मारने आए, हम पगलाए थे, हम गए थे दीवार को मारने ना। इसीलिए फिजिकल जो स्टेटस है उस सिचुएशन का या उस इवेंट का, वो जो घटना हुई, उसमें कोई भी बोलेगा कि एक्शन तो तुमने किया था भाई, तो रिएक्शन तो मिलेगी तुम्हें। आई बात समझ में? तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोले तो एक्शन हमारा फोर्स था, जबकि टेक्निकली बोले तो दोनों में से किसी भी फोर्स को आप एक्शन बोल सकते हो और किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, टेक्निकली अगर बात करें। लेकिन फिजिकल जो स्टेटस है सिचुएशन का, इस इवेंट का, इस घटना का, तो डेफिनेटली हमारा एक्शन मानेंगे और वो रिएक्शन मानेंगे। तो नॉर्मल फोर्स होता है ये, क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल काम करता है। वो जो दीवार पे मुक्का मारने वाली बात हुई ना, उस समय जो फोर्स लगेगा वो दीवार के नॉर्मल लगेगा। जो लार्जर सरफेस होती है ना, दोनों कांटेक्ट जो आते हैं, दोनों लोग जो कांटेक्ट में आते हैं, उसमें जो जिसका जो लार्जर सरफेस हो, बड़ी सरफेस हो, उसके नॉर्मल होता है वो फोर्स, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और चूंकि ये रिएक्शन टाइप का होता है, एक्शन के अपोजिट होता है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कंप्लीट मिला के इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर ना भी बोलते हो रिएक्शन, तो आप नॉर्मल फोर्स बोल सकते हो उसको। तो नॉर्मल रिएक्शन, मैं तो इसको ऐसा ही बोलता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, यहां पर दूसरा फोर्स होता है फ्रिक्शन। दूसरा जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो फ्रिक्शन होता है। अगर कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ये अभी आप फ्रिक्शन में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बता रहा, बस दो ही चीज कि ये दो फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, फोर्स में दूसरी कैटेगरी है वो जिसके लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं होता, वो फील्ड फोर्सेस कहलाते हैं। फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस कैसे होते हैं? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या तो आप Gm1m2/r² बोलिए, जो 10th क्लास में, कभी तो 9th क्लास में थोड़ा सा देखा था, और अभी फिलहाल आप mg के नाम से जानते हैं उसको, है ना। तो ये जो बॉडी है, अर्थ इसको खींच रही है, कैसे पता? छोड़ दूंगा गिरेगी।
अर्थ खींच रही है, मालूम है कि अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया हुआ है, वो तो मेरे फोर्स ने उसको बैलेंस किया हुआ है, इसलिए अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर पा रही ये ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको मालूम है कि इस बॉडी पे इस समय दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो अर्थ खींच रही है और दूसरा मैंने उसको अपोजिट फोर्स लगाकर पकड़ रखा है, तो मैंने अपवर्ड फोर्स लगा रखा है mg के ही बराबर। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बोला कि अगर बॉडी परमानेंटली रेस्ट पर है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अगर mg डाउनवर्ड लगा है तो हमारा फोर्स भी mg अपवर्ड ही है। आई बात समझ में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये बिना कांटेक्ट के कारण है, जिस mg को आप जानते हो, तो आपको मालूम है ये अर्थ के साथ का कांटेक्ट तो नहीं, अर्थ तो नीचे ग्राउंड में, तो कुर्सी पे बैठा हूँ, टेबल ऊपर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका अर्थ के साथ कांटेक्ट नहीं है, इसका ये जो फोर्स है mg ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ये फील्ड के कारण है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के आसपास एक बहुत हजारों किलोमीटर दूर तक का एक इलाका है जिसको हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, है ना। और वो रीजन, मतलब बात करें तो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ के प्रभाव का दायरा हजारों किलोमीटर ऊपर तक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उस दायरे के अंदर होगा तो भले ही अर्थ के साथ कांटेक्ट नहीं है, वो अर्थ उस पर फोर्स लगाएगी और वो इस पे लगाएगा, नो डाउट, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन का गेम है। अगर ये लगा रही है तो वो ऑब्जेक्ट भी लगाएगा, लेकिन अर्थ है भारी भरकम, है ना, तो वो चलना उसका नजर नहीं आएगा, उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ये अभी मैंने पिछले वाले फॉर्मूले में आपको बताया था कि F = ma होता है, तो एक्सेलरेशन F by मास होता है। तो फोर्स तो दोनों लोग सेम लगाते हैं एक दूसरे पर, ठीक है, लेकिन पत्थर फेंका हमने तो पत्थर आपको ऊपर से नीचे वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा, अर्थ हमारी ऊपर जाती नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन उसका एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाती है। तो अर्थ की वेलोसिटी में होने वाला चेंज ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, फोर्सेस दोनों में बराबर होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, mg, ठीक है। और अर्थ हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड खींचती है, ये आपको इस तरीके से दिखाना होता है डायग्राम में, है ना। इसी से और आपको फील्ड फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, एक ये मैग्नेट है मेरे हाथ में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इतनी दूर अगर मैं लोहे की चीज रखूंगा तो भी खींच लेगा, टच तो नहीं करा ना, दूर से खींच लिया ना, क्योंकि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, उसको ये खींच लेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहां एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, दोनों को छोड़ दूंगा, दोनों दौड़ लगा देंगे, टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूर से ही वो फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। आई बात समझ? तो ये तीन फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फील्ड फोर्सेस कहलाते हैं। आया समझ में अपने को? हाँ बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा टाइप का फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन दोनों का समेशन होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का रिजल्टेंट, यानी F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल टू, इट इज रिजल्टेंट ऑफ Fe प्लस F। तो जब ये दोनों लोग वैसे हैं तो फिर ये भी तो उसी कैटेगरी में कहलाएगा ना, ये भी तो फील्ड फोर्स कहलाएगा। सर मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? हाँ, क्योंकि इसका जो अंदर सामान मौजूद है वो तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके ओके सर। चलिए, तो अभी आपको फिलहाल ये नॉर्मल रिएक्शन इसमें काम करना है ना। आगे चलता हूं मैं। चलिए, अब आपको जब इसमें लॉज ऑफ मोशन में आपको काम करना होता है तो सबसे पहली बात है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि वो बॉडी जो है वो तमाम जो उसके और फिजिकल वो हैं वो सब रिलेशन छोड़ के सिर्फ फोर्सेस आप दिखाइए, एक्चुअली यानी उसको फ्री कर दीजिए, वहां के तमाम जो कंस्ट्रेंट्स सब फ्री करके उस बॉडी में फोर्सेस दिखाइए, वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये एक टेबल है ना, ये एक टेबल है, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, इसमें एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है, नॉर्मल सा केस, टेबल के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, टेबल आपकी ग्राउंड पे है, फ्लोर के ऊपर टिकी हुई है। अब अगर मैं ये जो लाल कलर वाला ऑब्जेक्ट है इस पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं, तो मैं इस बॉडी को चुपचाप ऐसे बाहर ले आऊंगा, ये लाल कलर वाली बॉडी पे, और इसमें काम करने वाले फोर्सेस को दिखाऊंगा। तो मैं ढूंढूंगा कौन कौन से, पहली बात तो अर्थ में काम कर रहा है तो mg तो सबसे पहले ही दिखाई दिया करो, ये हमने mg दिखा दिया, सीधे इसके सेंटर से mg हमने ही दिखा दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड,
ठीक है। अब फिर देखा और कोई फोर्स, तो फील्ड फोर्स के नाम से तो सिर्फ ग्रेविटेशनल ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, तो फील्ड फोर्स तो आपने दिखा दिया। अब ढूंढेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स कोई हो अगर, तो देखा तो ये ब्लॉक जो है टेबल के टॉप पे रखा हुआ है, तो टेबल का टॉप और यानी इस जगह पर कॉन्टैक्ट है, बोलो है कि नहीं कॉन्टैक्ट यहाँ पर? हाँ सर। है ना कॉन्टैक्ट? तो ये दोनों लोग लगाएंगे, बॉडी भी लगाएगी और टेबल भी लगाएगी। लेकिन मेरे को अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ब्लॉक का, तो ब्लॉक पर यहाँ पर अभी अगर हम सोचें तो यहाँ पर जो फोर्सेस लगाए जाएंगे, ब्लॉक क्या कर रहा है? ये ब्लॉक टेबल को दबा रहा है ना, इस तरीके से दबा रहा होगा ना ब्लॉक, किसको? टेबल को। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो हमें वो नहीं दिखाना, क्योंकि दबा तो टेबल को लगा रहा है, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये तो टेबल पे दिखाया जाएगा। मुझे वो चाहिए जो ब्लॉक पे लगा हुआ है, तो ब्लॉक टेबल को ऐसा दबा रहा होगा, है ना, ऐसा फोर्स लगा रहा होगा। बोले टेबल तुम हटो रास्ते से, मुझे नीचे गिरना है, एमजी मेरे को ले जाने को तैयार है, तो मैं तो नीचे गिरना चाहता हूं, तुम मेरे को रोको मत। ब्लॉक बोलेगा किससे? टेबल से। तो ब्लॉक टेबल को ऐसा फोर्स लगाया, बोले तुम गड़बड़ मत करो, है ना। तो टेबल ब्लॉक पर कैसे लगाएगा? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये लगाएगा, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। आ गई बात समझ में? अब अगर मैं टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये हमारी टेबल, ठीक है, टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो तुरंत मैं सबसे पहले इस एन को देखूंगा और इस एन को दिखाऊंगा, ये एन बिल्कुल इक्वल, क्योंकि टेबल और ब्लॉक जहां पर कांटेक्ट में थे, यहां अगर आपने ब्लॉक के द्वारा टेबल को लगाए गए फोर्स को एन बोला, या टेबल के द्वारा ब्लॉक पर लगाए गए फोर्स को एन बोला, उतना ही बोलना पड़ेगा दूसरे फोर्स को भी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। टेबल ने ब्लॉक पर लगाया किधर की ओर? अपवर्ड, तो ब्लॉक टेबल पे, या बोला ना कि वो तो दोनों मामला है, चाहे किसी को भी पहले बोलो, तो ब्लॉक ने टेबल पर ये लगाया था, है ना, ये वाला फोर्स लगाया था, इसलिए टेबल ने ब्लॉक पर वैसा लगाया था। सबसे पहले ये एन दिखा दो, उसके बाद टेबल का, भाई टेबल को भी अर्थ खींच रही, भले टेबल सरफेस पर रखी हुई है, तो क्या हुआ? अर्थ खींचना छोड़ देती है क्या? नहीं, अर्थ के इलाके में, वो तो प्रेजेंस के कारण होता है, एमजी वाला फोर्स प्रेजेंट है अगर ऑब्जेक्ट उसके इलाके में, तो अर्थ छोड़ेगी नहीं, फोर्स लगाएगी, चाहे वो दौड़ा पाए चाहे ना दौड़ा पाए। हम सब तो, तुम लोग बैठे हुए हो अभी टेबल कुर्सी, हम सब पे अर्थ फोर्स लगा रही है, वो तो टेबल है वो रिएक्शन दे रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है। तो अर्थ का जो फोर्स होगा, मतलब एमजी, यानी एक दूसरा फोर्स होगा, इसको मैं ये यहाँ ऐसा दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, चलिए इस कलर से दिखा दिया, ये इस टेबल के सेंटर से काम करेगा, टेबल का वेट, इसको मैं कैपिटल एमजी बोल देता हूँ, ठीक है। टेबल का मास मैंने क्या ले लिया? कैपिटल एम। ब्लॉक का मास मैंने कितना लिया था? स्मॉल एम। आया समझ में? ठीक है, यस सर, है ना। अब अभी एक टेबल पे एक और फोर्स बचा है, बोलो कौन सा? टेबल के का भी किसी से कांटेक्ट है, ऊपर ब्लॉक से था, ऊपर ब्लॉक से था और नीचे ग्राउंड से, अर्थ मत बोलना, अर्थ ने जो फोर्स लगाया वो तो दिखा दिया आपने, ठीक है। ग्राउंड बोलना, सरफेस, ठीक है, वो जो सरफेस जिस पर क्योंकि उसमें अर्थ का रोल नहीं है, सरफेस का रोल है, वो सरफेस में अगर बढ़िया मोबिल ऑयल बचा हुआ है, बढ़िया ग्रीस बिछी हुई है ना, बदलते जाएंगे, अर्थ वही रहेगी हमारी, लेकिन ये सरफेस के द्वारा लगाया गया फोर्स है। आ गई बात समझ में? तो इसको अर्थ वाला नहीं बोलना, सरफेस वाला बोलना। सरफेस को टेबल दबा रही है, सरफेस को, ये नीली सरफेस दिख रही है आपको, ये नीली वाली, ये इसकी बात करो, सरफेस को टेबल दबा रही है कि नहीं? हाँ सर। तो यस तो सरफेस को टेबल अगर दबा रही, तो सरफेस टेबल को क्या बोलेगी? चिल्लाएगी। तो सरफेस टेबल पर कैसा फोर्स लगाएगी? ऐसा फोर्स लगाएगी, हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। इसको मैं लाल कलर से दिखा देता हूं, ये आपका एक और फोर्स आ गया, एन डैश नहीं आ रही है, नॉर्मल फोर्स। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं सरफेस का फोर्स दिखाऊं, सरफेस जो है, ये सिर्फ सरफेस का फोर्स अगर मैं दिखाऊं, तो सरफेस पे सिर्फ कौन सा फोर्स आएगा? सरफेस का किसके साथ कांटेक्ट था? टेबल के साथ। बस, तो एन डैश, टेबल के साथ, बस एन डैश, जो सरफेस ने टेबल पे लगाया वो आप उल्टा करके टेबल सरफेस पे दिखा दो। आ गई बात समझ में? सर सरफेस पे एमजी नहीं लगेगा? सर ये सरफेस है बेटा, है ना, ये अर्थ की सरफेस है, तो अगर मैं फिर मेरे को पूरी अर्थ दिखानी पड़ेगी। ओके सर, है ना, ये तो अर्थ की सरफेस का एक पार्ट दिखाया गया है डायग्राम में, फिर पूरी अर्थ दिखानी पड़ेगी। ओके
आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब आपको कुछ और मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताता हूं, या पहले मैं आपको कुछ और बात बता दूं। बेसिक फोर्सेस हमारे 4 होते हैं, है ना? बेसिक फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस। बेसिक फोर्सेस होते हैं 4। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4। स्क्रीन पूरी दिख रही है ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. these are 4 basic forces, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन वीक न्यूक्लियर एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर आपको 12th क्लास में मिलेगा, है ना? ये भी आपको 12th क्लास में मिलेगा। वीक न्यूक्लियर भी 12th क्लास में मिलेगा। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर 12th में है ना, 11th में नहीं। ये यहाँ कहीं दर्शन ही नहीं मिलेंगे, पूरी फिजिक्स 11th की पढ़ते सर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने देख ही लिया, ठीक है। बाकी के जितने फोर्सेस मिलेंगे पूरी 11th क्लास पढ़ने के दौरान, उन सब का जो बेसिक होगा वो ये होगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन जो अभी मैंने आपको बताया ना, कॉन्टैक्ट फोर्स, उसका अगर कोई बोले बेसिक फोर्सेस का मतलब ये है, फिजिक्स में कोई सा भी फोर्स अगर बोला जाएगा, कोई भी, चाहे 11th पढ़ो, 12th पढ़ो और आगे पढ़ लो, कोई भी फोर्स बोला जाएगा वो इन 4 में से ही किसी ना किसी से बना हुआ होना चाहिए। जैसे कलर्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो 3 प्राइम कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। बाकी तुम एशियन पेंट्स की नेरोलैक की दुकान में खड़े हो जाओ, उसका पूरा कलर शेड का छान मारो, 3 प्राइम कलर्स हैं। दुनिया का कोई भी कलर अगर बना होगा तो ये 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इतना परसेंट, फिर सैकड़ों हजारों बनते चले जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे 3 प्राइम कलर्स होते हैं, वैसे ही ये 4 बेसिक फोर्सेस हैं। कोई भी अगला नाम का जो फोर्स होगा वो इन्हीं में से किसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, इन्हीं में से बना होता है। आपके मैकेनिक्स में, आपकी 11th क्लास की फिजिक्स में जितने भी फोर्सेस आते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, है ना, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में जाते हैं। ये मैंने आपको पहले से बता दिया, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोला, इसी में आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स बोला, इसी में आएगा। स्ट्रिंग में टेंशन इन स्ट्रिंग, इसी में आएगा। स्प्रिंग फोर्स, इसी में आएगा। सरफेस टेंशन, इसी में आएगा। बोल दिया मैंने, बोल दिया। क्या ये मिलेगा नहीं 11th में? ये मिलेगा नहीं आपको। जो मिलेंगे वो सबका बेसिक फोर्स यही होगा, तो आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना। हाँ सर, अभी मैंने आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछा था, आपने कहा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसमें नॉर्मल फ्रिक्शन ये सब कैसे आ रहे हैं? समझा नहीं बेटा मैं, तुम क्या पूछ रहे हो? सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, तो आपने कहा था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स का मिक्सचर होता है। तो हाँ। दोनों नॉन कॉन्टैक्ट है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो और फिर अभी आपने कहा कि इसके अंदर नॉर्मल फोर्स भी आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी आ रहा है। हाँ, उसके लिए मुझे थोड़ा और अंदर ले जाना पड़ेगा तुम्हें। और अंदर का मामला ये है कि नॉर्मल रिएक्शन का जो मतलब है वहां पर ये होता है कि जब आप एटम्स करीब लाते हैं, यानी जब एक बॉडी दूसरे के उसमें आई, या उससे ज्यादा बेहतर समझ पाओगे फ्रिक्शन से, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स वो भी है, उससे समझा देता हूँ। फ्रिक्शन जो होता है, जो भी आप पढ़ने जाओगे, फ्रिक्शन में ये होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी सरफेस पे रखी होती है, तो जो उनके बीच का एक्चुअल कांटेक्ट है वो बहुत ही कम होता है, हार्डली 0.01%। यानी वो देखने में तो लगता है कि पूरी बॉडी रखी है टेबल पर, जबकि एक्चुअल कांटेक्ट एरिया उसका बहुत ही कम होता है ना। मैंने बोला 1% तो बोला नहीं, 0.01% का कांटेक्ट एरिया होता है। यानी सही मायने में अगर मैं बताऊं तो एक बॉडी है, उसका शेप एक्चुअली ये आपको दिखता नहीं, आपको फ्लैट दिखती हैं चीजें, लेकिन वो थोड़ा सा भी मैग्नीफाई करके देखोगे माइक्रोस्कोप से तो वो ऐसे दिखेंगी। नीचे जो टेबल है, वो टेबल जो है वो उसका भी सरफेस अनइवन है, और ये देखो इस तरीके की होगी। तो एक्चुअल जो कांटेक्ट हुआ ना, वो इन 3, सिर्फ देखो मैंने जो डायग्राम है ना, उसमें सिर्फ यहाँ कांटेक्ट दिखाया है, यहाँ कांटेक्ट दिखाया है, यहाँ कांटेक्ट दिखाया है। बाकी देखने में वो पूरा टेबल जो है, वो टेबल के ऊपर वो बॉडी रखी, वो ब्लॉक जो है वो रखा हुआ। मान के चलो तुम्हारा मोबाइल जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ, ये फोटो है,
तो उस मोबाइल का एक्चुअल कांटेक्ट जो है टेबल के साथ वो मेयरली सम पॉइंट्स पर है, कुछ पॉइंट्स पर है। तो होता क्या है कि इन पॉइंट्स पर डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, तो डिफॉर्मेशन भी क्यों होता है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लोड तो ज्यादा है, मोबाइल का वजन तो ज्यादा है, लेकिन उसको ट्रांसमिट होने के लिए कांटेक्ट जो है एरिया बहुत कम है, पॉइंट्स पर है वो एरिया, पॉइंट्स पर कांटेक्ट टिका हुआ है वो मोबाइल, है ना, नीचे वाली सरफेस पर। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप एक भारी भरकम 4 किलो का हथौड़ा दीवार पे मारोगे, दीवार पे, तो उसमें गड्ढा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक जो कील होती है, जो कील हम एक्चुअली दीवार पे टांग, कपड़ा कुछ भी टांगना है उसको लटकाते हैं, उस पर हल्का सा भी हथौड़ा मारोगे कील अंदर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी उंगली है, पतली सी पिन, पतली जो सिरिंज में होती है, मैं प्लग करूंगा ब्लड बाहर हो जाएगा। ठीक है, और उससे 100 गुना फोर्स मैं से दबाऊंगा इस उंगली को, पंचर नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तो एरिया कम होने के कारण होता है, जब क्योंकि जब मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं तो एरिया बहुत ज्यादा है, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका, लेकिन पॉइंट कम होगा, एरिया कम होगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। तो एरिया के बहुत कम होने के कारण, एरिया के बहुत कम होने के कारण, एरिया के बहुत कम होने के कारण छोटा सा ही फोर्स अगर होगा ना, तो डिनोमिनेटर के बहुत कम होने के कारण प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर चाहिए पड़ता है वो दीवार में कील लगाने के लिए, हमारी इस वेन को पंचर करने के लिए प्रेशर चाहिए, है ना। तो कम कांटेक्ट एरिया से ये होता है। तो होता क्या है, यहां पर जहां पर कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट के पॉइंट्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण इनमें डिफॉर्मेशन आता है, और डिफॉर्मेशन जब आता है तो एक सब्सटेंस का एटम दूसरे सब्सटेंस के एटम के डिस्टेंस में आ जाता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में आ जाता है। यानी जब वो फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर, यानी दोनों के एटम्स आपस में, दोनों के एटम्स एक दूसरे की रेंज में आ जाते हैं, और रेंज में आने के कारण वो दोनों लगाने लगते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स। और वो इंटर एटॉमिक फोर्स लगाकर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इंटर एटॉमिक फोर्स का जो ओरिजिन है, फिर वही बात, एटम के अंदर होते क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चार्ज पार्टिकल, तो उसका ओरिजिन अगर मैं और पीछे तलाश करने जाऊंगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही ओरिजिन है किसका? इंटर एटॉमिक फोर्सेस का। और इंटर एटॉमिक फोर्सेस ओरिजिन है किसका? फ्रिक्शन का। इसलिए हम फ्रिक्शन को बोलेंगे, घूम फिर के जाएंगे, ओरिजिन में कौन बैठा मिलेगा अपने को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लेकिन जब हम यहां पर आएंगे तो हमारा यहां पर जो काम है बल्क स्टेटस पे, इतनी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने जाएंगे, तो मैंने बोला ओरिजिन पे आपको वही मिलेगा। कौन मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये फ्रिक्शन जिस कारण से काम कर रहा है वो इंटर एटॉमिक फोर्स है, और एटम के अंदर जो वो जो दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आए, डिस्टेंस में है, वो उनके बीच जो जिस कारण से फोर्स है, दो एटम्स के बीच में 4 फोर्सेस होते हैं। और बारीकी में जाए तो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा और मेरा दोनों का। 2 एटम्स, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस में चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जो आउटर साइड में रहते हैं। ये 2 एटम्स दिखाया मैंने, सिर्फ एटम, वो भी सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दिखाया, न्यूट्रॉन नहीं दिखा रहा हूं। 4 फोर्सेस होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, ये प्रोटॉन दोनों के बीच में रिपल्शन, और ये इसका प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये 4 फोर्सेस होते हैं, 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये इनसे बनता है कौन? इंटर एटॉमिक फोर्स। क्योंकि 2 एटम्स के बीच मैंने दिखाया ना आपको, तो 2 एटम्स के बीच में 4 फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इन चारों का जो रिजल्टेंट होगा वो इंटर एटॉमिक फोर्स होगा। आई बात समझ में? फिर उसके हम और बाहर चलेंगे तो फिर हम उसको फ्रिक्शन का नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो एक्चुअली अब हम उतना अंदर क्यों जाएंगे उस बात को? हम तो सीधे बोलेंगे वो टेबल पर रखा था और हम वो मोबाइल को खींचना चाहते हैं, हमें ताकत लगानी पड़ रही, किस कारण से? फ्रिक्शन के कारण। अब उसके अंदर हम वो एटम के लेवल पे थोड़ी जाएंगे भाई। सर मतलब कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना? है ना, ये एक्चुअल कांटेक्ट कम है वो। हाँ, मेयरली सम पॉइंट्स पर होता है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा तरीका आप ये देख सकते हो, आप ऐसी कोई बॉडी ले लो, है ना, और उस बॉडी को में बढ़िया इंक लगा दो, इंक। ठीक है, लगा दिया इंक, लगा दिया,
है, टपकना टपके हाँ, नहीं सर। बस, और फिर उसको आप किसी टेबल पे रख दो, हार्ड सरफेस पे रख दो, और फिर जब उठाओगे तो देख लेना कितने स्पॉट्स बने उसमें। आया हाँ समझ सर, में? समझ में आ गया सर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ थे, कहाँ थे हम? तो आपके इधर पे सब फोर्सेस जो मिलने हैं, उसका ओरिजिन अगर कोई पूछेगा तो आपको वो बोलना है, भले आप उसके नाम कुछ भी देते रहो। ओके, चलिए अब अपन कुछ काम कर लेते हैं। काम में यहां से शुरू करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 ये टेबल, ये मैंने 5 एक जैसे ब्लॉक्स, हर ब्लॉक का मास m है, ठीक है, एक जैसे ब्लॉक्स हैं और ये एक टेबल पर रखे हुए हैं। ये आपकी एक टेबल है, नीचे ग्राउंड है, एक जैसे ब्लॉक्स रखे हैं, है ना, 1 2 3 4 5। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, फोर्स एट फोर्थ ब्लॉक ड्यू टू थर्ड। ओके, थर्ड ब्लॉक 4 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? सर नॉर्मल फोर्स लगा है हाँ, ऊपर की तरफ। क्योंकि बिल्कुल सही है, थर्ड ब्लॉक फोर्थ पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? तो भाई सी सी बात है, थर्ड और 3 और 4 के बीच में कोई चार्जेस का लफड़ा है? कोई चार्ज हो पॉजिटिव? नो। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं। मैग्नेटिज्म का लफड़ा है? बोले नहीं। एमजी तो अर्थ लगाती है भाई, है ना, ये पार्टिकल्स क्या लगाएंगे एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो नेग्लिजिबल होता है। तो फिर सिर्फ कौन सा फोर्स थर्ड लगा सकता है फोर्थ पे? दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, और कोई चारा ही नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ के बीच में हम उस जगह पे जाएं जहां कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट कहां है थर्ड और फोर्थ के बीच में? यहां पर, ये इस जगह पर जाएं। आई बात समझ में? अब इस जगह में हम ये देखें, हम दो में से कौन सा फोर्स ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। 4 ने 3 पे लगाया वो निकाल सकते हैं, या 3 ने 4 पे लगाया वो निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। जितना 3 4 पे लगाएगी उतना ही 4 इस टॉप सरफेस पर 3 पे लगाएगा। एग्रीड? क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे ही बोला आपने तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि वो तो ये एक्शन और रिएक्शन होगा भाई। बोलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें वो फोर्स निकालना आसान पड़ेगा, हमें वो फोर्स आसान पड़ेगा जो फोर्थ ब्लॉक थर्ड पे लगा रहा है। बोलो कैसे? भाई वो ऐसे, क्योंकि फोर्थ ब्लॉक थर्ड ब्लॉक को रोके हुए, गिरने से कौन रोक रहा है? 3 को गिरने से कौन रोक रहा है? और रोक रहा है सर। ठीक है, तो हम क्या करें, हम कौन सा फोर्स निकालें जो फोर्थ ने थर्ड पे लगाया? थर्ड ने फोर्थ पे लगाया, वो हमें बड़ा घूम फिर के लाना पड़ेगा। बोलो कैसे? यस सर। बोलो कैसे, वो बता रहा हूं कि थर्ड ने जो फोर्स लगाया बड़ा घूम फिर के लाना पड़ेगा। कैसे? मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये 1 ने 2 पे क्या लगाया वो वाला फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर 2 ने 3 पे लगाया वो फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर 3 में फोर्थ ने, सब तक ऊपर से काम करता हूँ तब जाके मुझे मिलेगा। और मैं सीधे ये पता कर लूं कि फोर्थ ने कितना लगाया हुआ थर्ड को रोकने के लिए, ये तो ये फोर्स उतना ही थर्ड फोर्स लगाया। तो ऐड भी तो करना पड़ेगा ना कुछ जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं। एक मिनट, अगर आप थर्ड के द्वारा फोर्थ पे लगाए गए फोर्स को पता करना चाहते हो, मैं पहले वो क्लियर कर दूं आपको कि अगर आपने ये वाला रास्ता अख्तियार किया, अरे यार ये तो हाईलाइटर है, अगर आपने सोचा बोले सर अपन ये वाला काम कर लेते हैं, कौन सा? फोर्स एट फोर्थ ड्यू टू थर्ड ने जो लगाया वो चला करते हैं। मैं दिखा देता हूं, ये रहा फोर्थ ब्लॉक पे, ये ब्लॉक नंबर 4 हो गया। फोर्थ ब्लॉक पर 3 ने ये फोर्स लगाया है, N3 मान लिया। अब ये N3 कैसे पता होगा? बोले सर इसके लिए ऊपर चलते हैं, 2 वाले ब्लॉक पर mg दिखा देंगे, 2 वाले ब्लॉक पर 3 ने N3 ऐसा लगाया होगा, फिर एक और नया फोर्स लगाएगा, कौन सा? N2। बोले वो 2 नंबर वाले ब्लॉक को 1 ने दबाया होगा, ऐसा ये N1 हो गया। तो अब N3 इसी तरीके से ऊपर जाते जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा मालूम है? 1 नंबर वाले ब्लॉक पे कितनी रिएक्शन है, फिर उसके बाद 2 नंबर वाले पे आओगे, फिर 3 नंबर वाले पे आओगे। लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। पूरा चल लूं?
आओ पूरा घुमा देता हूँ, बस टाइम ज्यादा लगना है और कुछ नहीं है। नहीं सर आ गया। पक्की सर आ बात? गया। यस सर। आ गया ना? हाँ, तो मैं ये अगर पता कर लूं कि फोर्थ ने ब्लॉक ने थर्ड पे कितना लगाया तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ये इसको ढूंढ लूं जो फोर्थ ने थर्ड पे लगाया, तो बोले सीधी सी बात है, थ्री को क्यों, थ्री को अकेले को थोड़ी रोका है इस फोर्थ ने तो ऊपर के हर सामान को रोका है। तो मैं इस पूरे हर सामान, यानी कितने का सामान है, 3M का सामान हो गया, 3M का सामान हो गया कि नहीं? तो बोले 3M के सामान को इसने रोका हुआ है ये N लगाकर, ये N मेरे को चाहिए। तो 3N भाई क्यों रोकना पड़ रहा था? बोले mg के कारण, ये रहा 3mg। आंसर हो गया n = 3mg। सर बट ऊपर वाले दो तो कांटेक्ट में ही नहीं है, तो n कैसे लग रहा है उधर? कौन से दो कांटेक्ट में नहीं? एक के ऊपर एक रखे हैं ना बेटा। सर फोर्थ तो सेकंड और 1 से कुछ नहीं ना, अपन फोर्थ के हिसाब से निकाल रहे हैं। फिर से बोलो क्या बोला? सर नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, हाँ, तो फोर्थ का सेकंड और फर्स्ट से तो कुछ है ही नहीं। तो मैं कब बोल रहा हूँ है यहाँ, लेकिन कांटेक्ट तो है ना यहाँ। मैं तो ये, मैंने सिर्फ ये फोर्स निकाला बेटा, मैंने ये n निकाला और कुछ नहीं जानता। इस कांटेक्ट सरफेस पर, यानी यहाँ पर इस सरफेस पर दो फोर्सेस थे, 3 ने फोर्स पे लगाया था और 4 ने 3 पे लगाया था, ठीक है? मैंने ये ऊपर फोर्स वाले निकाला। 3 को एक सिस्टम माना है, मतलब अपन ने एक ही मान के करा ऊपर वाले 3 ब्लॉक को। यही तो फायदा हो गया ना इस तरीके में। उल्टा तरीके से काम आता है तो ये हमें एक एक ब्लॉक निकाल के लाना पड़ता सर इसमें हम उल्टे तरीके से कर रहे हैं ना, है। अपोजिट तरीके से कर रहे हैं ना इसमें, मतलब जैसे स्टार्टिंग ऊपर से ना लेके हम नीचे से हाँ, उससे कम टाइम में काम हो गया ना, कि सीधे सी बात हमने भाई फोर्थ ने थर्ड पे वो फोर्स लगाया हुआ है जिससे वो न सिर्फ थर्ड को रोक पाए बल्कि ऊपर के पूरे सामान को रोके हुए, क्योंकि थर्ड अकेला नहीं रुका हुआ है, ऊपर का पूरा सामान रुका हुआ है उस फोर्स के कारण। अब फोर्स ने ऐसा नहीं किया कि फोर्स ने अपना हाथ बढ़ाकर इसको अलग से रोका हो, इसको अलग से रोका हो, नो, अपने एक ही फोर्स से उसने वो सारा काम किया हुआ। आई बात समझ? यस सर। यस है ना? तो अप्रोच बता रहा था कि ये वाला काम करोगे, मतलब कौन सा फोर्स आपने पता कर लिया, वो फोर्स जो फोर्थ ने थर्ड पे लगाया, और वो आपको मालूम है कि वो बराबर होगा जो थर्ड ने फोर्थ पे लगाया हुआ है। ओके? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार मैं आपको, मेरे ख्याल से अभी वो चीज नहीं क्लियर हुई होगी, टाइम लगता है ज्यादा और कुछ नहीं। मैं आपको ये और बता दूं कि अगर ऊपर से आते तो आपको क्यों टाइम लगता है। देखिए ये रहा ब्लॉक नंबर 1, हमें फिर ऐड करना पड़ता ना। हाँ, ब्लॉक नंबर 1 पे mg काम करता है डाउनवर्ड, और 2 ने जो 1 पे लगाया था, 2 ने यानी n at 1 ड्यू टू 2, ये आप सबसे पहले इसको सॉल्व करते, बोलते चूंकि ये ब्लॉक नंबर 1 रेस्ट पे है इसलिए n12 बराबर होगा mg के। अब फिर आप ब्लॉक नंबर 2 पे आते, ब्लॉक नंबर 2 का फोटो बनाते, बोले क्या, बोले mg डाउनवर्ड, और जो नीचे इसके ब्लॉक है वो रिएक्शन दे रहा होगा n at 2 ड्यू टू 3। लेकिन ये जो इसने लगा दिया था, 2 ने 1 पर लगाया था, 1 2 पे लगाएगा, ये रहा n12 जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। अब इसका उठाते हैं आप, तो n23 जो होता वो बराबर होता mg प्लस n12 भी आपका mg, तो mg प्लस mg 2mg हो जाता है। n23 इज इक्वल टू n at 2 ड्यू टू 3 वुड हैव बीन इक्वल टू 3mg, सॉरी 2mg। आ गया? इस तरीके से आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाते, तब जाके आपको फिर वो स्टेज आती, वो 3 और 4 के बीच का कांटेक्ट मिलता है, जहां n3 ने जो लगाया होता वो मिलता है थर्ड ब्लॉक में। समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए, तो ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम पर काम कर लिया। इधर देखिए, धागे वाला फोर्स आपने देखा ही होगा, स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है टेंशन नाम का, है ना? जैसे ये एक ब्लॉक है, यस सर। ये धागा है, ये एक स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पे फोर्स सेम होता है, और आपने यहाँ पर इसको खींचा हुआ है, से ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, और 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया हुआ है, और अभी कोई फ्रिक्शन तो है नहीं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, ये सरफेस स्मूथ है। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, तो सबसे पहला क्या काम करना चाहिए, बल्कि ठीक है चलो, और फोर्सेस भी काम कर रहे हैं क्या, और फोर्स पहले दिखा दूं मैं आपको, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखा देता हूं। ये देखो,
इसका mg यानी 2g डाउनवर्ड, और यहां से इसको रिएक्शन मिली हुई होगी कोई n1, ये आपका 3g डाउनवर्ड, और यहां से कोई रिएक्शन मिली होगी इसको n2, और ये रहा धागे। धागे में जो फोर्स होता है टेंशन नाम का, वो हमेशा जिस सिरे पे आप काम करो उस सिरे पे जो बॉडी लगी हुई अटैच्ड है उससे दूर की ओर दिखाते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी, उस बॉडी से दूर की ओर। क्यों पता है? नहीं Yes. पता है, नहीं पता है। इधर देखो, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, इसमें मैंने एक धागा ऐसा ऐसा करके लपेटा, धागा समझते हो, और लंबा धागा था, तो ऐसा 5-7 राउंड तो मैंने इसे बांध दिए, यानी वो खुलने वाला नहीं है, और फिर मैं धागे को पकड़कर अपने हाथ में ऐसा पकड़ लिया, ठीक है। अब ये टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है और धागे का दूसरा सिरा मेरे हाथ में है, ठीक है। अगर मैं मेरे हाथ में जो धागे का सिरा है उसको मैं इधर की ओर ऐसा करता हूं, तो क्या मोबाइल खिसक जाएगा? टेबल नहीं पर रखा है, यस सर, अरे कैसे खिसकेगा? धागा मुड़ नहीं जाएगा रे। स्लैग आ जाएगा रोप में। हाँ, स्लैग आ जाएगा उसमें, कुछ तो ही बोलते रहते हो। मैं ये धागे का दूसरा सिरा जो मेरे हाथ में, मैं इधर की ओर लाया हूँ, इसकी ओर ऐसा, इतनी दूर, ओके हाँ सर, तो धागे में स्लैग आ जाएगा, धागा मुड़ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं खिसकेगा ना। मतलब धागे के अंदर का फोर्स कभी भी किसी बॉडी को पुश नहीं कर सकता। हाँ, अब दूसरा काम, अब मैं ये जो सिरा है मेरे हाथ में, इसको मैं इधर की ओर ले जाता हूँ, इधर, तो ये चल के आएगा कि नहीं इधर की ओर, ये मोबाइल टेबल पे खिसकता हुआ। तो इसका मतलब धागे का फोर्स किसी को पुल कर सकता है, पुल, और पुल करने के लिए कैसा होगा, उसकी ओर थोड़ी होगा फोर्स, उससे दूर की ओर होगा। उसकी ओर होता तो पुशिंग होता। स्ट्रिंग फोर्स कैन नेवर पुश। आगे, string force can never push an object. String force can only pull the object. Agreed? और पुल करने का मतलब ये होगा कि जिस भी सिरे पर धागा जिस बॉडी से बंधा हुआ है, वो धागे के अंदर का फोर्स हम बॉडी की ओर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पुश कर ही नहीं सकता धागा। समझ गए? हाँ सर। यस सर, तो इस सिरे पर ऐसा दिखाएंगे और इस सिरे पर ऐसा दिखाएंगे, कभी भी बॉडी की ओर नहीं दिखाएंगे। किधर हम दिखाएंगे? हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, जो भी सिरा है उस सिरे से अवे। और ये सेम होगा, ये भी टी, ये भी टी, मासलेस होने के कारण। मासलेस है इसलिए सारे पॉइंट पे टेंशन फोर्स होगा सेम होगा। और ये स्ट्रिंग फोर्स हो गया, जिसको हम टेंशन नाम के कहते हैं। और इसके अंदर भी छिपा हुआ फोर्स वही है, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ती है, खैर उस पचले में अब जाने की जरूरत नहीं है ना, सीधे इस पे काम करो। ये इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। लेकिन चूंकि जो काम हो रहा है, आपको पता है कि क्लियरली इस सिचुएशन में मोशन किधर होगा? इधर की ओर होगा। दोनों ब्लॉक धड़धड़ाते हुए इधर जा रहे होंगे, बोलो जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। यस सर, जाएंगे। ऊपर गए क्या, नीचे गए क्या? नहीं। इसका मतलब है इसने इसको बैलेंस कर रखा है, इसने इसको बैलेंस कर रखा है। तो बैलेंस वाले फोर्सेस हम हटा देते हैं पहले ही, क्योंकि हमें तो इक्वेशन लगाना, नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो अब जो नेट फोर्सेस बचे हुए हैं, है ना, वो मतलब जो मोशन, एक तरीके से मोशन के अलोंग काम कर रहे हैं, वो हमने बचे रहने दिए। बाकी तो हम भूल गए, N2 भूल गए, mg भूल गए, सब भूल गए। बस इतने फोर्स जो बचे हैं वो दिख रहे हैं। ओके, अब बात करो नेट फोर्स की, है ना। तो जिधर मोशन हो रहा है, अच्छा ये जो टी है, ये दोनों टी भी बैलेंस है। एक राइट साइड का दिख रहा है आपके, पूरी फोटो की बात कर रहा हूं मैं, अभी पूरा फोटो ले रहा हूं, ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं अभी मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। सिस्टम पे मैंने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस दिखा दिए, सारे के सारे। फिर ढूंढना चालू किया कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तो पाया N1 ने mg, इसको 2g को बैलेंस किया था, हटा दिया इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, है ना। अब ये मान के चलो हटे हुए हैं, डायग्राम में नहीं। फिर अब जो बाकी के फोर्सेस हैं, तो ये मैंने गोला बनाया हुआ है, उस गोले में दोनों टेंशन आ रहे हैं, दाएं वाला भी बाएं वाला भी। तो एक को प्लस लोगे प्लस सी, तो दूसरे को माइनस सी लेना पड़ेगा। तो उन दोनों का टोटल भी कितना हो जाएगा? 0। बोलो हुआ होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अब बताओ कि सारी खिचड़ी बनने के बाद नेट फोर्स कितना दिख रहा है? 20 न्यूटन। बस। तो लगाया मैंने F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F net डिवाइडेड बाय मास। मास कौन सा? जो मूव कर रहा हो उस नेट फोर्स के कारण, ठीक है। मास ओके 20 हो गया, और मास आपका 2 + 3 5, 2 + 3 5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। अब आप फिर से दोबारा सिस्टम के पार्ट्स को स्टडी करने के लिए हम नए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और फिर हम टेंशन निकालें और ये करें। अब टेंशन निकालने की जहां तक बात है ना, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 3 20। ओके, मैं अगले पेज में जाकर दोबारा फोटो बना लेता हूं। आइए, ये आपका एक ब्लॉक था 2 kg का, ये धागा था, ये 3 kg का था, और यहाँ पर आपने 20 न्यूटन लगाया था, और आप यहां तक का काम कर चुके हो। आपको एक्सेलरेशन मिल चुका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये दोनों ब्लॉक्स 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। एग्रीड। अब आपको टेंशन निकालने का काम करना है, ये टी निकालना है, ठीक है। तो अब आप कोई नया फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करिए, नया सिस्टम कंसीडर करिए। मैं इस वाले सिस्टम को कंसीडर करता हूं, है ना। 2 kg के ब्लॉक को बस मैं अपना सिस्टम ऑफ कंसीडरेशन लेता हूं। तो 2 kg को एक बार मैं तुम्हें डिटेल में बताने के लिए फिर से बाहर निकाल देता हूं। ये रहा 2 kg का ब्लॉक, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। दिखाया 2g दिखाया, n1 दिखाया, ये जो भी था वो दिखाया, और ये t दिखाया। बोलो दिखाया, ऐसे दिखाएंगे ना, सारे फोर्सेस दिखा दिए। हाँ सर। अच्छा, इसका स्टेटस बताइए, इसका स्टेटस क्या है। बोले सर ये राइट हैंड साइड जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पूरे सिस्टम के बारे में ये पता किया है कि पूरा सिस्टम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रहा है। तो फिर ये भी जा रहा है, वो तो बंधा हुआ सिस्टम है, तो आगे वो जाएगा तो वो भी जाएगा। तो ये आ रहा है इसका स्टेटस, ठीक है। अब देखिए, जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में तो कहीं नहीं जा रहा ना ऊपर ना नीचे, तो मतलब सीधी बात ये बैलेंस है। हाँ सर। ठीक है। अब तो अब बताइए इसमें नेट फोर्स कितना है। बोला ये टी, सही है। हाँ सर। यस सर। टी इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे। एम कितना है 2 kg का, एक्सेलरेशन कितना है 4, टी इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब दूसरा टी निकालने मत जाना, वो भी 8 न्यूटन आएगा, डायरेक्शन उसकी लेफ्ट साइड है, नो प्रॉब्लम। जैसे इसको यहीं कहीं कर देता हूं। चलिए, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इस बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो 3g और उसका नॉर्मल देखें, बैलेंस मिलते। हाँ सर। जा रहा है इधर की ओर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और इस पर जब यहां से आप काट के इसका बाहर निकाल के लाते और डायग्राम बनाते, तो आप ये दोनों फोर्सेस दिखाते ना, ये वाला और ये वाला जो इस बॉडी पर लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं। और फिर आप क्या बोलते हैं, बोले चूंकि जा रहा है दाईं तरफ, तो दाईं तरफ नेट फोर्स होना चाहिए। नेट फोर्स होने का मतलब ये है कि ये 20 न्यूटन जो है वो इस टी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दाईं तरफ का एक्सेलरेशन है राइट साइड का। जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर नेट कुछ ना कुछ बचना ही चाहिए फोर्स। एग्रीड और नॉट। यस सर। 20 माइनस टी हो गया। हाँ, तो नेट फोर्स कितना होगा 20 माइनस टी, ये नेट फोर्स होगा। और बस m इंटू ए के बराबर करो, मास 3 इंटू 4, यहां से भी सॉल्व करोगे 8 न्यूटन आएगा। आया समझ में। यस हाँ सर। सर। यस सर। अगर ये सरफेस है, इस सरफेस पर 1 2 3 ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने इधर वाले ब्लॉक पर, ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, और ये 3 kg का है। मैंने इधर वाले ब्लॉक पे लगाया हुआ है फोर्स 20 न्यूटन का, 3 6 नहीं, चलो 18 न्यूटन कर देता हूँ। 18 न्यूटन का फोर्स, या एक मिनट इसमें चेंज करता हूँ थोड़ा सा, रुको। मैं इधर से धकेल रहा हूँ, ठीक है, इधर से मैं धकेल रहा हूँ 24 न्यूटन का फोर्स लगाकर, और चलो अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, 24 न्यूटन का फोर्स लगा के पुश कर रहा हूँ इस सिस्टम को, ठीक है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, जाएगा पूरा सिस्टम जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं। यस सर। निकाल लाओ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है। फोर्स कितना 24, मास कितना 3 + 2 5 + 1 6, जो कि जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो, मैं अब इस बार मैंने mg और नॉर्मल एक्शन नहीं दिखाए हैं, क्यों। मैं पिछले क्वेश्चन में समझा क्या गया कि जब हॉरिजॉन्टल एक्शन में मोशन हो रहा है तो ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना, मतलब ऊपर नीचे वाले जो फोर्स है हर ब्लॉक पे जो लगे हैं वो सब बैलेंस हालत में है। एग्रीड है ना, ये आ गया। अब मेरे को किसी ने पूछा कि यहाँ पर 1 और 2
1 और 2 के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो बताइए, यानी 1 kg 2 kg पे जो लगा रहा है वो बताइए, या 2 kg 1 kg, दोनों बराबर होते हैं एक्शन रिएक्शन, आप कोई सा भी एक निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बाहर, दो में से 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बाहर बनाया। 1 kg को इसलिए पकड़ूंगा, उधर वाले को नहीं पकड़ूंगा 2 kg, क्योंकि उधर वाले में का कॉन्टैक्ट इधर भी है, यहाँ और यहाँ वाला फोर्स भी नहीं पता। तो एक इक्वेशन से अपन दो अननोन नहीं निकाल सकते ना, कि यहाँ वाला कॉन्टैक्ट फोर्स और यहाँ वाला दोनों निकाल लें। तो 2 kg को पकड़ता ना तो दो फोर्सेस मेरे को मिलते एक इक्वेशन में, निकालने को नहीं निकाल पाता। तो मैं 1 kg को पकड़कर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, क्योंकि उसके एक साइड का फोर्स पता है और यहाँ का फोर्स मेरे को पता करना है, यहाँ का फोर्स मेरे को पता करना है। एग्रीड? एक नोन एक अननोन मिल जाएगा। दोनों अननोन होते तो कहां से निकालते अपन, है कि नहीं? तो इसलिए 1 kg को उठाया। ठीक है, 1 kg को उठाया, 1 kg पे इधर से लगाया आपने 24 न्यूटन, उधर से 2 kg इसको अपोज कर रहा होगा, ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा होगा, कैसे पता मुझे कि ऐसा होगा? सर 2 इधर इस तरफ लगाएगा ना नॉर्मल। 2 राइट साइड है ना, तो उसकी जो सरफेस 2 लगाने वाला कौन है? 2 लगेगा किस पर? 1 पर। तो 2 अपने सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगाएगा, या फिजिकली अगर बात करें, फीलिंग में लेके बात करें, तो फील करो जरा सिचुएशन को। 1 kg 2 kg को पुश कर रहा होगा कि नहीं राइट साइड जाने के लिए? हाँ सर। 1 kg भाई, 1 kg को तो 24 न्यूटन पुश कर रहा है, ठीक है। 2 kg क्यों भागे पड़ा आगे की ओर? 2 kg को भाग रहा है 1 kg से कांटेक्ट में, तो उधर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। 1 kg से जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है उसके कारण भाग रहा है। तो 1 kg जो 2 kg पे लगाएगा वो राइट साइड होगा, 1 kg जो 2 kg पे लगा, क्योंकि उसके कारण तो 2 kg राइट साइड जा रहा है। हाँ सर। इसलिए 2 kg 1 kg पे कौन सा लगाएगा? लेफ्ट साइड। हाँ सर। आया समझ में? ये हो गया एन। अब जाना किधर है? राइट साइड। तो ज्यादा किसको होना चाहिए, 24 को कि एन को? 24 को। बस, और नेट कितना होगा? 24 माइनस एन, ये नेट हो गया। ये ज्यादा होना है, और कितने से ज्यादा होना चाहिए? वो ज्यादा वाला ही अमाउंट जो है वो नेट कहलाएगा। 24 माइनस एन इज इक्वल टू 1 इंटू 4, दैट इज एन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस जगह का तुम कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल के दिखाओ, इधर का, चाहे इसका उस पे निकालो, जो तुम्हें आसान पड़े, इस जगह का निकालो। सर 12 न्यूटन। ट्वेल्व न्यूटन सही है? Yes. सबका आ गया? इसके लिए मालूम है? No, sir. नहीं आया। इसके लिए देखो 3 kg का पे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, तो इसके लिए मेरी अप्रोच क्या है? मैं ये देखूंगा कि 3 kg जो है वो दाईं तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, सब लोग जा रहे हैं वो तो ओके। अब 3 kg पर को फीलिंग लेके इमेजिन करूंगा कि भाई क्यों जा रहा है, कौन कौन कहां से इसको फोर्स मिल रहा है। अब इसके दाईं तरफ देखूंगा तो दाईं तरफ तो यहां से कोई भी फोर्स नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? नहीं सर। No, sir. तो फिर सीधी सी बात है, 2 kg जो धकेल रहा होगा ना इसको, वही फोर्स है जो इसको ले जा रहा है, क्योंकि वो तो तय है कि वो आगे की ओर जा रहा है। तो 2 kg से इसको फोर्स मिल रहा है, तो मैं, और यही कॉन्टैक्ट फोर्स मेरे को निकालना है, तो मैं सिर्फ इस बार 3 kg को उठाकर बाहर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आऊंगा। 3 kg सीधे बोलूंगा 3 kg, तुम इस फोर्स के कारण आगे जा रहे हो, इस फोर्स के कारण तुम भागे चले जा रहे हो, तो तुम्हारा ये एन डैश जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन सीधा आएगा। सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इधर देखिए, ये धागा, ये एक ब्लॉक है 1 kg का, ये एक ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है।
इसको मैंने इस धागे पर फोर्स लगाया हुआ है। भाई सी बात है, अगर इस सिस्टम को मैं ऐसा होल्ड करके रखना चाहता हूँ हवा में, है ना, या वर्टिकल वाले केस में, दो ब्लॉक्स लटके हुए एक धागे से और ऊपर एक धागे का सिरा है जिस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया हुआ है, ये फोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे ये दोनों लटके रहे हवा में, उसके लिए अगर मैं पूछूं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बोले सर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 2 mg काम कर रहा है, अर्थ खींच रही है इसको 2g से और इस 1 को खींच रही है 1g से, तो टोटल इस सिस्टम पे 3g का फोर्स अर्थ लगा रही है, टोटल सिस्टम पे 3g। तो बोले आपको भी इतने का लगाना पड़ेगा, सही है, मेरे को भी 3g का फोर्स अपवर्ड लगाना पड़ेगा, तब तो मैं रोक पाऊंगा इसको, नहीं तो गिर जाएगा नीचे की ओर। एग्रीड? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यानी मैंने क्वेश्चन दिया नंबर 1, अगर एफ जो लगाया हुआ है वो 2 + 1 3g है ना, इट इज 2g, अपवर्ड है फोर्स लेकिन 2g का, व्हाट विल हैपन? तो बोले सर सिस्टम पे 3g का फोर्स डाउनवर्ड अर्थ लगा रही है और आप ऊपर 2g का लगा रहे हो, यानी नेट फोर्स किधर हुआ सिस्टम पे? डाउनवर्ड। तो आप सीधे बोलना शुरू करेंगे यहां से, क्या बोलेंगे आप? बोले सिस्टम विल मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब वही डाउनवर्ड जाएगा और कितना एक्सेलरेशन जाएगा? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना हुआ? 3g - 2g, क्योंकि आपने एफ जो लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एफ ये आपका 2g के बराबर है, ठीक है। तो 3g - 2g, नीचे के ज्यादा है, 3g है टोटल। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो ब्लू घेरा बना रखा है ना मैंने, उस ब्लू पूरे घेरे की बात कर रहा हूँ। तो 3g - 2g ये नेट फोर्स हो गया अपॉन टोटल मास, यानी 3, 2 + 1 3, ये आंसर आ जाएगा आपका कितना? g/3। इतने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा सिस्टम। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने बोला नहीं भैया हमारा जो एफ है वो इतने का है, कितने का? 15g का है। अब क्या बोले? 3g का वेट था, 3g मतलब 3g को आप 10 मान लो दिमाग में, तो g को 10 मान लोगे तो 30 न्यूटन अर्थ लगा रही थी नीचे की ओर, और आपने 150 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा रखा है, ये फील करो। तो अर्थ की ओर जाएगा ये सिस्टम, क्या आपके फोर्स की ओर चलेगा? Sir, upward. हाँ Sir, अपवर्ड। upward. Foot के हाँ तरफ. तो अब एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा इस बार, और नेट फोर्स कितना होगा? 15g - 3g अपॉन टोटल मास यानी 3, दिस इज 12g/3 यानी 4g। इतने एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा सिस्टम। आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। अब अगर मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि चलो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है ना, और मैंने आपसे ये टेंशन निकालने को बोला। वो धागे में टेंशन तो सेम होता है, चाहे इधर बताओ चाहे उधर बनाओ, है ना। और बोला मैंने ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, और आपने ऊपर क्या फोर्स लगा रखा है? 4 और 2 6 हो गया, 60 न्यूटन हो गया। मैंने लगा रखा है फोर्स अपवर्ड 180 न्यूटन का। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन पे नजर दौड़ाना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन एक बार अगर हम निकाल लेते हैं तो उतने से वो पूरे सिस्टम को चलना पड़ता है, फिर वो अलग अलग नहीं होता, वो तो पूरा सिस्टम जाएगा, साथ में जाएगा। तो एक्सेलरेशन से सबसे पहले पूरे सिस्टम को लेकर निकालना चाहिए। चलिए, तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को दिया, तो आप सबसे पहले क्या करें, ये वाला घेरा बनाइए, पूरे सिस्टम की बात करिए और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने चलिए। चलिए एक्सेलरेशन निकालने चलते हैं। तो जब मैं ये पूरे जो ब्लू घेरा है मेरा, है ना, ब्लू घेरा, उस घेरे की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि इस घेरे में जो सामान है 6g यानी 60 न्यूटन, इतना तो डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, और 180 न्यूटन अपवर्ड। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपका। टेंशन मत दिखाना, जो मैंने ब्लू कलर से घेर रखा है फिगर, उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो मेरे को बॉडी के लंबाई चौड़ाई से, फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी की लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, फोर्सेस दिखने आने चाहिए। समझ में आया? Yes. हाँ सर। है ना, ये जो घेरा बनाया था ना मैंने बेटा, ये मैं इसी चीज को बस उठा के यहाँ दिखा रहा हूँ। बस अंदर क्या पड़ा मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पूरा सिस्टम ले रहा हूँ। अंदर के जो फोर्सेस है ना वो सब इंटरनल कहलाते हैं। मैं तो इसे टी फी नहीं दिखाऊंगा, बाहर से आने वाले फोर्सेस दिखाऊंगा। तो इस घेरे के बाहर मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स है और अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स है, ये दिखाऊंगा। अब तय है कि सिस्टम किधर की ओर जाएगा? अपवर्ड जाएगा। क्यों? ये 180 है और ये 60 है,
है ना। तो ये एक्सेलरेशन आपने निकाला, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स 180 माइनस 60 120, 180 माइनस 60 कितना हुआ 120 डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 + 2 6, ये आ गया। Yes, sir. अब अगर टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने के लिए अब आपको नया फ्री बॉडी डायग्राम और वैसा फ्री बॉडी डायग्राम लेना होगा जिसमें एक टी आए। अभी जैसे मैंने जो ब्लू घेरा बनाया था ना उसमें टी क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उसमें दोनों टी आ रहे थे, प्लस टी माइनस टी दोनों आ रहे थे, उनका टोटल 0 हो जाना था। ठीक है, वैसे भी वो इंटरनल फोर्सेस थे तो वो तो लेने ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि अगर लेते तो भी आप प्लस टी माइनस टी करते और टोटल 0 आता। तो अगर टी निकालना चाहते हो तो फिर उसको दिखना चाहिए ना इक्वेशन में। दिखना तभी पॉसिबल है जब इस धागे को, ये धागा कटता हो, ये धागा कट, ऐसी जगह सिस्टम बनाओ जहां से वो धागा कट जाए, कोई धागा कट जाएगा तब आपका एक टी एक्सपोज हो जाएगा, एक घेरे के अंदर आ जाएगा और एक घेरे के बाहर रहेगा। आगे ये बात समझ में। अब मैं इस सिस्टम के लिए इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। तो ये जो मैंने लाल कलर का घेरा लिया हुआ इस बार, उस घेरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। चलो बनाता हूं। नीचे अर्थ ने खींचा कितने से 2g से। इस घेरे के अंदर तो सिर्फ 2 किलो वाला सामान है ना, बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा 2g डाउनवर्ड। ओके, ये टेंशन दिखाऊंगा, धागे ने खींच रखा है इस ब्लॉक को, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सही है, Yes, sir. दिखाया। अब स्टेटस भी मेरे को पता है, स्टेटस तो डिसाइड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब बोलो क्या करूं, बोलो अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो फिर अपवर्ड फोर्स की अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए, और इसके लिए तब होगा जब अपवर्ड वाला फोर्स डाउनवर्ड वाले फोर्स से ज्यादा हो। सही है, यानी टी ज्यादा हो किससे 20 से, तो टी माइनस 20 ये नेट फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, नेट Net फोर्स force. should be equal to mass into acceleration, तो 2 into 20 that is T is equal to हो जाएगा 60 न्यूटन। बोलो सही है। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो ये वाला सवाल तुम एक करके मेरे को बता दो ईमानदारी से, बिल्कुल सही सही, गलत सलत मत करना, है ना। 1 kg 2 kg 3 kg, ये मैंने ऊपर फोर्स लगाया हुआ है 6, ये हो गया, ये हो जाएगा 240 न्यूटन, है ना। चलिए करिए काम, सब कुछ निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए। दूसरा, इस धागे में जो टेंशन है से T1 उसको निकालिए, T2 इसको निकालिए, T1 T2, आराम से काम करिए, सब लोग सही सही काम करके लाइए।
बोलो आगे बेटा। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा आ गया सबका। चलिए करके दिखा देता हूं मैं आपको कि मैं पहले एक्सेलरेशन पे जाऊंगा, उसके लिए मैं पूरा सिस्टम लूंगा। और जब सिस्टम लिया तो पाया कि अर्थ लगा रही है 3G इस पे, 2G इस पे और 1G इस पे। तो 3G 3G 2G और ये 1G मिला के हुआ 3 2 5 1 6 6G 6G है, तब G को 10 ले लिया, 60 न्यूटन इतने का डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है। तो 60 न्यूटन ये हो गया और आपने 240 लगाया तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 240 माइनस 60 अपॉन टोटल मास मूविंग। 3 + 3 6 है ना, ये हो जाएगा आपका कितना 180/6, इट इज 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 240 Yes, sir. 30 आएगा ना, ओके 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे T1 निकालना है, T1 निकालने के लिए मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को लूंगा इसको, और यहां से मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, किधर जा रहा है, स्टेटस तो मिल ही गया कि अपवर्ड जा रहा है ना, तो अपवर्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा, यानी T1 ज्यादा होगा किससे, 3G से। तो T1 माइनस 3G 30, ये आपका नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 30। तो T1 आ जाएगा 90 + 30 120 न्यूटन। एग्रीड? Yes, sir. हाँ सर। अब आप T2 निकालने जाएंगे तो T2 को चाहे, अब चूंकि T1 निकल गया है आपके पास, तो अब आप सिर्फ ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम भी ले सकते हो, इतने का इतना, ये वाला लिया आपने, सिर्फ 2 kg को देखा, तो 2 kg पर अपवर्ड लगा है T2 और डाउनवर्ड T1 और ये 2G, डाउनवर्ड ये दो लोग हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, चूंकि जा रहा है ऊपर की ओर तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा, हर T2 माइनस 2G है ना 20 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × 30। T1 में से 20 भी माइनस कर लो 2G, और T1 को भी माइनस कर लो, उसके बाद भी अपवर्ड वाला फोर्स जो T1 है ना, T2 वो ज्यादा होगा टोटल डाउनवर्ड इन दोनों के टोटल से, इसलिए इनको माइनस करने के बाद भी T2 के अंदर कुछ बचेगा, क्योंकि स्टेटस बता रहा है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन है ना। तो T2 विल बी इक्वल टू T1 की वैल्यू 120 रख देंगे तो 120 20 40 हो जाएगा, और उधर जाकर 30 और 60 200 न्यूटन। देखो चेक करो आया सबका। Yes, sir. Yes.